आज हम लोग वो विकल्पी प्रश्नों के द्वितीय श्रृंखला में सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी के कक्षा 10 के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ जितने वनडे एग्जाम हैं, चाहे वह पटवारी का हो, पुलिस वाला हो, टेट हो, सी टेट हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित मात्र एक वीडियो से आपको 5 से 6 नंबर न मिल जाए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, यही एनसीईआरटी पुस्तक से उठा करके देता है। और ये चाहे कि एक दिन में याद हो जाए तो याद नहीं होगा। इसको करीब करीब 8 से 10 दिनों पर एक बार वीडियो खोल करके देख लिया कीजिए। पूरा सिलेबस है इसमें एनसीईआरटी के हाई स्कूल। इसमें इतिहास है, भूगोल है। सबसे पहले इतिहास देखने को मिलेगा, इसके बाद भूगोल मिलेंगे, इसके बाद अर्थशास्त्र का क्वेश्चन मिलेगा और इसके बाद नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन मिलेगा। कितना कंप्लीट कर लीजिए, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी। सरसरी निगाह से एक बार देखते जाइए। पहली बार देखेंगे कम याद होगा, दूसरी बार में आधी चीज़ें याद हो जाएंगी और बार बार 10 दिनों पर रिपीट करते रहिए, तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये तैयार होगा। ये दूसरा पार्ट है। चलिए हम शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या 1806 ईस्वी में? तो आप जानते हैं कि नेपोलियन संहिता का उदय 1804 में हुआ था, इसलिए ये विकल्प संख्या इसका ख सही होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प आप बदल लेंगे, यहाँ पर ख दिया है, इसके बाद यहाँ पर ग होगा। ख वाला विकल्प 1804 वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848 या 1871? तो आप जानते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई, इसलिए विकल्प संख्या ग सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, वियना की संधि अथवा कुस्तुनतुनिया की संधि? तो आप जानते हैं कि यूनान को कुस्तुनतुनिया की संधि के फलस्वरूप राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, इसलिए तीसरा का घ सही है। चौथा दे रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई या फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में? बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, इसलिए चौथा का विकल्प संख्या ख सही होता। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। इसमें दे रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 1872 में, 1876 में या 1880 में? पांचवा का उत्तर बताइए। तो जर्मनी को 1871 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, इसलिए पांचवा का क सही हो जाए। छठवां क्वेश्चन है आपके पास कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। जर्मनी,
इटली, फ्रांस अथवा इंग्लैंड? बताइए। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, इसलिए छठा का विकल्प संख्या ग सही होता है। सातवां क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटोबान बिस्मार्क, नेपोलियन अथवा विलियम प्रथम? बताइए सातवां का उत्तर। तो इटली का एकीकरण जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया, इसलिए सातवां का विकल्प संख्या क सही होता है। आठवां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 1948 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई अथवा गणतंत्र की स्थापना हुई? आठवां का उत्तर बताएं। तो 1948 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए आठवां का घ वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर कि जर्मन संस्कृति में फोक्सजिस्ट का आशय क्या था? अर्थात फोक्सजिस्ट की है किसे कहा जाता था जर्मन भाषा में? राष्ट्र को, संविधान को, संसद को अथवा आम जनता को? तो आप जानते हैं कि जर्मन संस्कृति में फोक्सजिस्ट का अर्थ राष्ट्र से होता था, इसलिए विकल्प संख्या क सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10वां आपके स्क्रीन पर। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में अथवा जर्मनी में? बताइए संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? 10वां का आंसर बताना है आपको। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, इसलिए 10वां का क वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि जिउसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? यंग इटली था, यंग फ्रांस था, संघ प्रशा था या यंग जर्मनी था? तो आप जानते हैं कि जिउसेप्पे मैत्सिनी ने यंग इटली संगठन का निर्माण किया था या बनाया था, इसलिए 11 का विकल्प संख्या क सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ये घोषित हो जाएगा, घोषित किया गया। बताइए। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को? बताइए 12वां का क्वेश्चन। तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को बनाया गया, इसलिए 12 का क वाला विकल्प सही होगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, हल्का है लेकिन खूब पूछा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1914 में लौटे या 18 में या 1915 में या 1923 में? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे, इसलिए 13वें का विकल्प सही होगा। आगे देखें। 14वां कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? पहला विकल्प दे रहा है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी लोग करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था या उपर्युक्त में से सभी? तो नमक सभी लोग खाते थे, गरीब और अमीर, इसलिए गांधी जी ने इसको नमक को चुना, क्योंकि नमक का प्रयोग सभी लोग करते थे। तो
पहला वाला विकल्प 14 का को सही हो जाएगा कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी लोग करते थे, इसलिए सभी लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हों, इसलिए गांधी जी ने नमक आंदोलन या सविनय अवज्ञा के साथ नमक को जोड़ा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। 15 में कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? बताइए। तो आप जानते हैं कि 1919 में अंग्रेजों ने भारत में रोलेट एक्ट लाया। इसके अंतर्गत किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए हुए उठा करके और नजरबंद कर दिया जाता था, और इसके विरोध में भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया, और इसी से संबंधित एक मीटिंग चल रही थी, और जब यह बात पता चली तो जनरल डायर ने सैनिकों की एक बड़ी टोली लेकर के और लोगों को घेर दिया, और निकलने का रास्ता वहां से भागने का केवल एक था, और वह घिर चुका था, इसलिए निहत्थे लोगों पर गोली चला करके और उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा जलियांवाला। 15 कह रहा है, 16वां कह रहा है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो पूछा जाता है कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, क्यों महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया? देखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। 1919, 1920, 1922, 1923। बताइए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आपका सही हो जाता है। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट में क्या था? डॉक्टर अंबेडकर देख रहे थे कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वे निम्न वर्ग के लोगों को समेट करके और सारे दलितों को और एक अलग पार्टी बना करके और अपने मांगे रखना चाहते थे। गांधी जी देखे कि तो देश बंट जाएगा, इसलिए आमरण अनशन रख दिए, और लास्ट में दोनों लोगों अर्थात अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, और उसी को हम बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि पूना में, पूना नामक स्थान पर यह दोनों नेताओं के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ। 17 का विकल्प क सही हो जाएगा। 18 दे रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में चलाया गया, इसलिए 18 का विकल्प संख्या ग सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन्स, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? बताइए, भारत में डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो भारत में डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया, इसलिए 19 का विकल्प संख्या ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर। में पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा के बाद, नमक कानून तोड़ करके, साइमन कमीशन के आगमन से, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत पहले 1919 में हो चुका था। रॉलेट एक्ट 1919 में था। साइमन कमीशन 1927 में वहां बना, 28 में यहाँ आया, तो सवाल नहीं है। तो नमक कानून तोड़ करके
और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, इसलिए 20वें का विकल्प संख्या ख सही होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह अथवा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, इसलिए 21 का विकल्प संख्या घ सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वंदे मातरम गीत के किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर अथवा महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा रहता है, बात एक ही है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखी गई थी, इसलिए 22 का क वाला विकल्प सही है। अगर यही पूछ दे कि हमारे राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाता। 23वां क्वेश्चन है कि रविंद्र असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रालेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ प्रथम है, यहाँ पर द्वितीय होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध है, खिलाफत आंदोलन। तो बताइए कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का कारण था खिलाफत आंदोलन, इसलिए 23 का विकल्प संख्या वो आपका सही होता। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर। 24 में पूछ रहा है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारदौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह अथवा अहमदाबाद आंदोलन। तो आप जानते हैं कि भारत में इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन किए, जो बिहार में नील की खेती से संबंधित किसानों से संबंधित था, इसलिए 24 का विकल्प संख्या ग सही है। 25वां दे रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में अथवा 1925 में। तो बताइए चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड 1922 में घटित हुआ। और ये पूछा जाता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो यही चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर में एक चौकी थी, पुलिस वालों ने एक किसान को ले आकर के और उसकी पिटाई कर रहे थे, तब तक गांव वालों ने पूरे चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी और बहुत सारे सैनिकों को उसमें जला दिया गया। तो इस तरह की निर्मम हत्या को देख करके महात्मा गांधी उद्वेलित हो गए और उन्होंने आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो 25 का विकल्प संख्या 1922 हो जाएगा कि चौरी चौरा कांड 1922 में घटित हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं अथवा महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, इसलिए 26 का विकल्प संख्या ग सही है। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपिता कह करके किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को या सुभाष चंद्र बोस को। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया जाता है, इसलिए 27 का क वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904 में, 1857 में या 1855 में। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसलिए 28 का क वाला विकल्प सही है। यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? ए ओ ह्यूम के द्वारा हुई, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पर कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस अथवा महात्मा गांधी। बताइए 29 का। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, इसलिए 29 का ख वाला विकल्प सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया, इसलिए 30वां का विकल्प संख्या ख सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? तो आप जानते हैं कि भारत और चीन सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। कहां तक? 18वीं शताब्दी तक। इसीलिए बार बार भारत को और चीन को लूटने के लिए यूरोपीय शक्तियां आया करती थी। इसका विकल्प सही हो जाएगा, दे रहा है कि जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, फिन्स, इटली या चीन, भारत। चीन और भारत 18वीं शताब्दी तक धनी देशों में से गिने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 दे रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? या इसी को पूछ देता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? 1919, 1924, 1929 अथवा 1934। ये 1929 से लेकर के 1934 तक इसकी मार दुनिया को झेलनी पड़ी। प्रारंभ कब हुआ? 1929, इसलिए 32 का ग सही है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक लॉ, कार्न लॉ, क्रोप लॉ या प्रोडक्शंस लॉ? आप जानते हैं कि ब्रिटेन के लोगों ने, जो किसान थे, वो ब्रिटेन की सरकार को चुना और यह तय किया था कि आपको बाहर से मक्का का आयात नहीं करना है। सरकार तो मान गई और लगा क्या दिया? कार्न लॉ लगा दिया। एक नियम था कि मक्का जो है वह बाहर से नहीं मंगाई जाएगी। अब स्थिति ये हुई कि वहां पर पैदा होने वाली मक्का लोगों के खाने के लिए कम पड़ने लगी, अफरा तफरी मच गई और फिर सरकार को यह नियम तोड़ना पड़ा। तो बता रहा है कि कब, किस नियम के अंतर्गत? तो कार्न लॉ के अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर के और आयात पर पाबंदी लगा दी। आगे देखिए। जमीन को उपजाऊ बना करके गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? अंग्रेजों ने कैनाल कॉलोनी बसाया था गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या उड़ीसा में। उस समय पंजाब और बंगाल काफी उपजाऊ थे। पंजाब तो 5 नदियों के, इसी पर नाम इसका पंजाब पड़ा है, 5 नदियों से घिरा हुआ उपजाऊ मिट्टी काट काट करके नदियों के अवक्षेप से बना हुआ है। तो पंजाब में कॉलोनी कैनाल कॉलोनी बसाई गई, इसलिए विकल्प संख्या ग सही है। 35 कह रहे कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींच करके किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर दिया? आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, बहुत सारे पुर्तगाली अपने अपने कुछ हिस्से को कोई कहीं घेरे है, कई कई घेरे है, आपस में अफरा तफरी करके और फिर मीटिंग करके और चिन्ह घेर करके, अफ्रीका वालों से नहीं पूछते हैं, चिन्ह खींच के कि मैं यहाँ से यहाँ तुम और यहाँ से। तो ये विदेशी यूरोप वाले ने क्या किया? अपने आप नक्शा खींच दिए और नक्शा खींच करके और अफ्रीका महाद्वीप को क्या कर दिए? बांट दिए। इसमें विकल्प संख्या बहुत सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, ऑस्ट्रिया में अथवा न्यूयॉर्क में? बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए 36 का विकल्प संख्या ग सही है। आगे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कह रहा है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? होता ये था कि अफ्रीका से
जितने भी जानवर थे, पशु थे, उनको इकट्ठा करके बंदरगाहों पर ले जाया जाता था और जहाज में भर करके और विदेश में सप्लाई कर दिया जाता था मांस के लिए। लेकिन जब व्यापार चमकने लगा, चूंकि उस समय मांस नहीं भेजी जाती थी, क्योंकि अगर जानवरों को मार करके यहाँ से मांस भेजा जाए तो बर्फ की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए रास्ते में मांस सड़ने लगता था, तो जिंदे ही भेजा जाता था। तो अब इतनी मांग बढ़ी कि अंग्रेज और अन्य दूसरे जितने यूरोपीय कंपनियां थी, पशुओं को अपने कस्टडी में लेने लगे। समस्या ये हुई कि सही ढंग से देख रेख नहीं होता था, इकट्ठा कर दिया जाता था बंदरगाहों पर, और वहां पर एक बीमारी पैदा हुई पशुओं में, रेंडर पेस्ट नामक, जिसको हिंदी में पोका पोकनी कहते हैं। तो पूछ दे अगर घुमा करके कि पोका पोकनी बीमारी क्या है और यह किससे संबंधित थी, फिर बात वही हुई। तो अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग से, रेंडर पेस्ट से, मलेरिया से या ऑस्ट्रिया से? यहाँ पर बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? रेंडर पेस्ट। इसमें जानवर दस्त करने लगते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। 38 देखिए, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता था? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा या नई दास प्रथा? तो आप जानते हैं कि अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। होता क्या था इसमें? अंग्रेज यहां से मजदूरों को कहते थे कि चलो 5 साल के लिए चलो और इतना रुपया तुम्हारे घर वालों को दे दिया जाता है और फिर वहां से कमा करके इतना धन लेकर के आओगे। अब समझौता करके, इसी को अनुबंध कहते हैं हम। अनुबंध का मतलब होता है समझौता। मजदूरों को समझौता करा करके और लेके चले जाते थे, और उनको ले जाते थे जो काफी रिष्ट पुष्ट रहते थे, और फिर वहां बेच दिया जाता था या रख लिया जाता था। फिर उनको लौटना बड़ा नामुमकिन हो जाता था। तो इसको हम नई दास प्रथा के नाम से हम लोग जानते थे। विकल्प संख्या घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दे रहा है कि 1914 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी के बीच में विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण किस कारण युद्ध हुआ? कह रहे कि कौन सा कारण था जिसके कारण विश्व युद्ध लगी? तो कौन सी युद्ध हुई? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस जापान युद्ध अथवा अणु बम युद्ध? तो आप जानते हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लगी थी, इसलिए विकल्प संख्या को सही हो जाए। 40 पूछ रहा है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? हेनरी फोर्ड का, टाटा का, बिरला का अथवा मार्कोनी का? टाटा, बिरला तो भारत की हैं। तो इसमें इस अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में जो कार निर्माता था उस समय तो हेनरी फोर्ड का योगदान था, इसलिए 40 का क वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अथवा रूस? बताइए कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? जब विश्व युद्ध लगा हुआ था तो केंद्रीय शक्तियां अलग थीं और मित्र राष्ट्र अलग थे। बताइए तो कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में शामिल था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अथवा रूस? तो 41 में आप देखेंगे कि जर्मनी जो था वह केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, इसलिए गो वाला विकल्प सही होगा। 42 पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942 अथवा 1943 में? आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जापान के 2 महानगरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 8 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए, जिसमें इन शहरों का रफा दफा हो गया। उसका कि परमाणु बम में बहुत सारे विषैली गैसें होती हैं, जिसका आज भी वहाँ
प्रभाव देखने को मिलता है। विकलांग लोग पैदा होते हैं, विकलांग हो जाया करते हैं। तो इस तरह की फिर स्थिति न पैदा हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। बड़ा इंपॉर्टेंस है, कभी डेट पूछ देता है, कभी वर्ष पूछ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को, अर्थात 24 अक्टूबर 1945 को हुई। याद रखेंगे डेट। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में, 1919 में, 1939 में या 1940 में? आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुई थी, इसलिए 43 का विकल्प संख्या को सही होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हैं कि जिसको हम लोग, जिन संसाधनों को, जैसे ट्रैक्टर है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, तो हम लोग निर्मित करते हैं तो मानव निर्मित होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे चट्टान है, नदी है, ठीक है, समुद्र है। तो भूमि भी एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। नहीं वालों पर बिल्कुल ख्याल करना है। जल्दी जल्दी में बच्चे पढ़ लेते हैं कि कौन सा एक मिट्टी का प्रकार है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो काली मिट्टी आप जानते हैं कपासी मिट्टी कहलाती है, रेंगुर मिट्टी, तो वह मिट्टी होती ही है। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट होती है, लेकिन सीमेंट कोई मिट्टी तो है नहीं, इसलिए सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। 45 का घ सही होगा। 46 दे रहा है कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1972 में, 1992 में, 1979 में या 1998 में? तो आप जानते हैं कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसलिए 46 का विकल्प संख्या ख सही होता है। 43 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? अजैवीय, एक जैवीय होता है, एक अजैवीय। अजैवीय का मतलब जो जीवित न हो, और जैवीय का मतलब जो जीवित हो। जैसे पेड़ पौधे क्या है? जीवित है। गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य क्या है? जीवित है। लेकिन चट्टान को दे दे, पृथ्वी को दे दे, समुद्र को दे दे, ये सब पर्वत को दे दे, तो सब क्या है? अजैव है। तो देखिए कह रहा है कि चट्टाने, पशु, पौधे और मछलियां। तो आप देख रहे हैं कि मछली, पशु और पौधे, तो ये तो जैविक, जैवीय संसाधन है। लेकिन अजैवीय संसाधनों में कौन है? चट्टान। चट्टान तो जीवित होता नहीं, इसलिए 43 का क सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान और बिहार में? आप जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी बहुतायत से मिलती है, इसलिए ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 दे रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। कहने का मतलब है, अपर्दन का मतलब कट जाना। मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी के ऊपर ही वर्षा के कारण, हवा के कारण कटता है, लेकिन पर्वतों पर किससे कटता है? कैसे अपर्दन होता है? पवन से होता है, हिमनद से होता है, जल से होता है, अथवा पशुचारण से होता है। तो पशु तो उस ऊपर चढ़ने ही नहीं जाते हैं। जल, जल का वहां कोई सवाल ही नहीं, बर्फ जमी रहती है। पवन की कोई गुंजाइश नहीं। हिमनद, हिमनद होते हैं। हिमनद का मतलब होता है बर्फ के नाले, बर्फ जैसी स्थिति है और थोड़ा सा पिघलता है और चट्टान जैसा टूट करके अपर्दित हो जाता है। ऊपर का भाग टूट करके, जैसे जैसे उस पर पहले बर्फ लगती है, फिर अपने तो बर्फ जाती ही है, साथ साथ कुछ चट्टानों को भी लेकर के जाती है। तो पर्वतों पर मृदा का अपर्दन कैसे होता है? तो इसमें होगा हिमनद। तो 49 का विकल्प संख्या ख सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके स्क्रीन पर। 50 में दे रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, अथवा थार के रेगिस्तान या थार के मरुस्थल में? तो बताना है आपको। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि लाल और पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए क वाला विकल्प सही है।
51 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, गहन माने घनी खेती करना, वनोन्मूलन माने वनों को काटना, अधिक सिंचाई करना अथवा अति पशुचारण। तो आप जान रहे हैं जब अधिक सिंचाई कहीं कर दी जाती है तो मिट्टी के जो उपजाऊ अवयव हैं ऊपर के वो धीरे धीरे रिस करके पानी के साथ नीचे चले जाते हैं परतों में। तो अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब में क्या हुआ है? अधिक सिंचाई के कारण ही भूमि का निम्नीकरण हो गया, अर्थात उसके उपजाऊपन में कमी आई है। तो 51 का गौ वाला विकल्प सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जिसको बार बार नया रूप में प्राप्त कर सकें, और अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसके भंडार सीमित हैं और उसे बार बार नहीं, जिनको बनने में लंबे समय लगते हैं, तो उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बात पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है जिसको नया नहीं किया जा सकता। तो पवन ऊर्जा नया नया प्राप्त कर सकते हो, जल भी हो सकता है, वन भी लगाया जा सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन का मतलब जितने पेट्रोल हैं, कोयला है जो जमीन से निकाले जाते हैं, ये लाखों या 10 लाख वर्ष तक इसको बनने में लगते हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन आपका सही हो जाएगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। आगे देखेंगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, या निम्न में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? तो बातें कही हुई, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट अथवा जलोढ़ मिट्टी। तो आप बताइए। आप जानते हैं कि काली मिट्टी को कभी कभी रेंगुर विकल्प में दे देता है, कभी कभी कपासी मिट्टी भी दे देता है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। 53 का विकल्प संख्या क सही होगा। आगे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कह रहा है कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प दे रहा है, अजैव संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, और नवीकरण योग्य है या नवीकरण योग्य है। बताइए। कोयला आप जान रहे हैं इनको बनने में लाखों वर्ष तक लगते हैं, इसलिए यह कैसा है? यह एक, इसके भंडार भी सीमित है, एक बार कहीं पाया जा रहा है उस भंडार को खोद लीजिए तो वहां से काम खत्म हो जाएगा। तो यह किस प्रकार है? अजैव संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य है या नव्यकरणीय योग्य है। तो आप जानते हैं कि कोयला नया नया नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। 54 का गौ सही होगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है। तो आप जानते हैं कि चाय की खेती जैसे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, उसी तरह से चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए घ वाला विकल्प सही होगा। 56 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आप जानिए कि सीढ़ीदार खेती का मतलब कि जहां ढाल होगी अर्थात पर्वतीय इलाके होंगे, वहीं पे तो खेती होगी ढालदार सीढ़ी लगा करके, अर्थात सीढ़ी लगाने का मतलब कि मेड़बंदी कर दी जाती है, छोटे छोटे क्यारियां बना दी जाती है, फिर उसके नीचे फिर सीढ़ीदार खेती, मतलब सीढ़ी जैसे क्यारियां होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो बता रहा है कि आपको विकल्प बताना है कि पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, या उत्तर प्रदेश में, या उत्तराखंड में। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड का अधिकांश भाग क्या है? पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। 56 का घ सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास की, चूना की, फास्फोरस की अथवा इनमें से सभी? तो आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं? तो नदियां जब पर्वत से वेग में चलती हैं तो बहुत सारे पदार्थों को, घुलनशील पदार्थों में से कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अवयवों को घोल लेती हैं और मैदानी क्षेत्रों में ले आकर के उसे निक्षेपित कर देती हैं, उसी को हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है, यह भी किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो पोटास, चूना और फास्फोरस इसमें बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ख वाला विकल्प सही हो जाए। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है?
व्यक्तिगत का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता। बागान तो हो सकती है, वृक्ष लगा सकते हैं एक। चारागाह भी आपका हो सकता है, चारागाह विकसित कर सकते हैं 2-4-10 बीघे में। भूमि भी आपका पैसा लगा करके लिखवा लेते हैं, तो भूमि पर भी आपका अधिकार है। लेकिन खनिज संसाधन पर कोई अधिकार आपका नहीं है, इस पर सरकार का अधिकार है। कहीं पर अगर आप खेत लिखवाए हैं, आप ही के खेत में अगर पेट्रोल मिलने लगे, कोयला हो जाए, तो उसको सरकार जब्त कर लेती है। और इसलिए खनिज संसाधन जो है वह किसी का व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, यह सार्वजनिक संसाधनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, माने बार बार उसका चक्रण किया जा सकता है। तो पुनः चक्रीय का मतलब एक ही चीज को, जैसे वो खराब हो जाए, टूट फूट जाए, तो फिर उसको गला करके दूसरा बना लिया जाए, तो इसको पुनः चक्रीय कहते हैं। लोहा है ऐसा कि पवन ऊर्जा है, कि ज्वारीय ऊर्जा है, कि पशुधन है। पशुधन तो एक बार मर गया, काम खत्म हो जाएगा, उससे तो फिर बना नहीं सकते पशु। लेकिन लोहा एक ऐसा संसाधन है जिसे बार बार हम क्या कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं। अभी लोहे का टेबल बना है, अभी मेज बना लीजिए, अभी गला करके उसको कुर्सी बना लीजिए, अभी सरिया बना लीजिए, तो यह चक्रीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। संभावी का मतलब होता है जिसकी संभावना है, आने वाले समय में उसको विकसित किया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है। कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, या ऑक्साइड है। तो आप जानते हैं कि संभावना किसकी अधिक है, पवन ऊर्जा की काफी संभावना है कि आने वाले समय में पवन ऊर्जा से हम क्या करेंगे, बिजली तक उत्पन्न करेंगे। दक्षिणी भारत में आप चले जाइए, तमिलनाडु वगैरह में तो काफी वहां विकसित है, लेकिन अभी और भी संभावना इसकी है। इसलिए 60 का विकल्प संख्या ग सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत स्तनधारी लुप्त होने के कगार पर हैं। 10%, 20%, 30% अथवा 40%। तो आप जानते हैं कि भारत में लगभग 20%, कितने प्रतिशत, 20% स्तनधारियों के समाप्त होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए 61 का विकल्प संख्या बहुत सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है। दो तरह का प्रश्न बनेगा। पूछे जाएगा कि 1953 में जो संरक्षण की बातचीत हुई, उसमें कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो 33% होने चाहिए। लेकिन पूछ दे कि वर्तमान में देश माने भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्सा पर वन आच्छादित हैं, तो दे रहा है 21.32%, 24.56%, 18.90% अथवा 17.21%। तो इस समय देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% भूभाग पर वन आच्छादित हैं या वन लगे हुए हैं, इसलिए ख वाला विकल्प सही होता है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में दे रहा है, कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। विकल्प दिया है IUCN, WTO, FAO अथवा UN। तो आप जानते हैं कि संकटग्रस्त जातियों की जो सूची है वह एक पूछा जाता है कभी कभी कि यह किस किताब में लिखा जाता है, तो उसको लाल किताब कहते हैं। और अगर ये पूछ रहा है कि कौन सी संस्था इसको तैयार करती है, तो IUCN करती है, इसलिए क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से अथवा वायु संरक्षण से। तो आप जानते हैं उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो यह किससे संबंधित था, वन संरक्षण से संबंधित था। इसमें महिलाएं और पुरुष पेड़ों को अपने बांह से जकड़ लेते थे और कहते थे कि मुझे पहले काट लो, इसके बाद पेड़ों को काटना। यह वन संरक्षण से संबंधित था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। सबसे पहले वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1970 में लगा, 1972 में लगा, 1983 में अथवा 1990 में। तो आप जानते हैं कि 1972 में वन संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण दोनों क्रियाएं 1972 में लगी, इसलिए ख वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973, 1980, 1975 या 1989? तो टाइगर प्रोजेक्ट आएगा तो 1973 में यह प्रारंभ किया गया। 66 का क सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो कृषि प्रसार, कृषि प्रसार खेती का प्रसार होता है। खेती जैसे जैसे फैला जाएगा तो भाई पेड़ पौधों को काटना ही पड़ेगा, तो यह तो कारण है, ये सही नहीं उत्तर होगा। बृहद बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, जितने भी बृहद स्तर पर विकास की परियोजनाएं होंगी, सड़क बनेगा, कल कारखाने लगेंगे, तो ये तो भाई वृक्षों को काटना ही पड़ेगा, तो ये तो विनाश का कारण है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, भाई शहर बसाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, औद्योगिकरण करेंगे, फिर भी जंगलों को तो उजाड़ना पड़ेगा, ये भी ये कारण है, ये नहीं कारण में नहीं हो सकते। पशुचारण और ईंधन लकड़ी इकट्ठा करना, भाई पशु थोड़ा बहुत चरा लीजिए, नीचे घास जमी है, ऊपर पेड़ पौधा है, और लकड़ी उकड़ी जो टूटी फटी है उसको बिन करके अगर ईंधन के लिए प्रयोग करते हैं तो उससे तो कोई हानि होने वाला है नहीं, तो यही कारण हो जाएगा कि यह वन विनाश के कारण में नहीं आएगा, इसलिए 67 का विकल्प संख्या ख सही होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? सीधी भागीदारी नहीं करता। करे कि संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो कह रहा है कि नहीं शब्द जहां आ जाए वहां ख्याल करेंगे। नहीं का मतलब होता है कि सकारात्मक नहीं होता है, वह क्या होता है? नकारात्मक में। तो संयुक्त वन प्रबंधन ये तो संरक्षण का तरीका है, चिपको आंदोलन है ही, बीच बचाओ आंदोलन है ही, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करना यह परिसीमन का सीधा तरीका नहीं है। यह क्या हो जाएगा? करे कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन संरक्षण समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, तो घ वाला विकल्प सही हो जाए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जहां ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों की सम्मिलित धारा मिल करके और एक होकर के आगे बढ़ती है। कुछ देता है यह भी कि गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं, और वह बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र में मिलने से पहले जितने अपने वेग के साथ कंकड़ पत्थर और उपजाऊ मिट्टी लाती हैं वो वहां पर निक्षेपित कर देती हैं, और उससे एक बड़ा भूभाग तैयार है जहां पर पेड़ पौधे और वहीं पे राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है या सुंदर पेड़ पौधे हैं। इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और वह पश्चिम बंगाल में है, इसलिए 69 का ग वाला सही हो जाए। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? मैंने पूरे विश्व में जितनी वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत भारत में होती है? तो 4% की 8%, 6% की 10%? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर बताएंगे। तो भारत उस वर्षा का केवल 4% भाग पाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है आप पर, आपके स्क्रीन पर देखेंगे। पूछ रहा है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक में या फिर न्यूयॉर्क में? तो अगर देश पूछता तो भारत हो जाता, ठीक, लेकिन किस स्थान पर होती है? पर एक अगर ये पूछ देता कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस देश के किसी स्थान पर होता तो भारत हो जाता, लेकिन कह रहे किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम, चेन्नई, न्यूयॉर्क और व्लादिवोस्टॉक में। मासिनराम जो मेघालय में पड़ता है, भारत का एक मेघालय राज्य है पूर्वोत्तर भाग में,
वहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया था और दो नदियां दामोदर बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए और कोसी जो थी वह बिहार के लिए काल कही जाती थी, साक्षात आपदा आ जाती थी। आज भी कोसी नदी अपना विकराल रूप बनाती है, फिर भी हालांकि बांध वोध बना करके उसको काफी नियंत्रित किया गया। तो सबसे पहले दामोदर नदी पर नदी घाटी योजना या बांध बना करके परियोजना चालू की गई, इसलिए 72 का क वाला सही होगा। 73 है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना हजारे या विनोबा भावे? बताइए। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। कहा कि इसी से देश का विकास हो सकता है। आगे देखेंगे। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तराखंड में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? बताइए 74 का उत्तर। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए 74 का विकल्प संख्या ग सही हो जाए। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? पहला दे रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां पर जल की कमी है, तो ये तो भाई लाती हैं, और जब लाती हैं तो ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, यह भी सही है, यह भी नहीं उत्तर हो सकता। अगला दे रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करती हैं, यह भी सही है भाई, जल बहाव को नियंत्रित करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं, यह भी सही है, तो सही है तो ये उत्तर हो नहीं सकता। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका आजीविका खत्म होती है। तो थोड़ा बहुत तो खत्म होगी ही, वहां से जो लोग होते हैं उनको विस्थापित करके दूसरी जगह किया जाता है, लेकिन जितना इससे लाभ होता है उसकी तुलना में कब हानि होती है, इसलिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सबसे उत्तम विकल्प नहीं वाले के लिए ये होगा कि इसका बहुत बड़ा असर परियोजना पर नहीं होता है। आगे दिया है 76 नंबर सवाल कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, चिनाब, कृष्णा अथवा सतलज पर? बताइए क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन का बताइए कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? बार बार पूछता है इसको। तो सलाल बांध का निर्माण चिनाब नदी पर हुआ था, इसलिए 76 का विकल्प संख्या ख सही होगा। 77 दे रहा है कि बांधों को भी कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत कहा जाता है, बाढ़ नियंत्रण का उपाय कहा जाता है या जल का भंडार कहा जाता है? तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसलिए 77 का क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 78 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि अथवा गहन कृषि? बताइए। तो लंबे चौड़े क्षेत्र में जहां एक ही फसल उगाई जाती है वह रोपण कृषि कहलाती है, इसलिए 78 का क्वेश्चन नंबर ख सही होता है। आगे आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर 79 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, कपास, चना या काला चना? तो चना आप जानते हैं कि ये रबी की फसल है, इसलिए क वाला विकल्प सही होगा। 80 दे रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या तिल? तो यहाँ केवल ज्वार होना चाहिए, ज्वार, ज्वार, तिल। तो कह रहा है कि फलीदार फसल, फलीदार का मतलब कि जिस जो फली के रूप में फरता है, तो जितनी दालें हैं ना
जैसे मटर देखे होंगे, उसमें फली लगी होती है, अरहर में लगी होती है। तो दालें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फलीदार फसलों में आती हैं, और इसी को दलहनी फसलें भी कहते हैं। विकल्प संख्या 80 का क सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो सरकार, आप जानते हैं, विकल्प दे रहा है कि अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य अथवा प्रभावी सहायता मूल्य। सरकार क्या करती है, फसलों को, जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनके पैदा होने से पहले, बोते समय ही घोषणा कर देती है कि इसकी न्यूनतम राशि मैं इतना दूंगा, इससे अधिक आपको मिलेगा तो बेच डालिएगा। न्यूनतम राशि निर्धारित करती है, इसलिए 81 का ख सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। कोनको कहा जाता है, रोका कहा जाता है, दीपा कहा जाता है, या मसोले कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। जैसे हम लोगों का, चले जाइए इधर मेघालय उघालय साइड में, तो सिक्किम मेघालय में थोड़ा बहुत ये खेती होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को भारत में क्या कहा जाता है, उसको क्षेत्र में इसको कहा जाता है झूम कृषि। लेकिन इसी कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। पूछ दिया जाता है कि इसको इस स्थान पर क्या कहा जाता है, इस स्थान पर, अलग अलग लोग अपने अपने स्थानीय भाषा में कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वहाँ के किसान जंगलों को जला देते हैं, और जला करके उससे जो राख होती है उसमें पोटेशियम वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, और साल 2 साल वहाँ खेती करते हैं। फिर फसल जब उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह जा करके जला करके फिर खेती करते हैं, और फिर जब इस पर झाड़ियाँ उगाती है तो फिर यहाँ करते हैं। तो ये बारी बारी छोड़ छोड़ करके खेती करते हैं। इसी को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार का मतलब जिससे रेशे निकलते हैं, रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। जूट है, काफी है, जौ है, या रबर है। तो आप जानते हैं कि जूट क्या है, एक रेशेदार फसल है, इसलिए 83 का क वाला विकल्प सही हो जाए। आगे आप देख रहे हैं 84 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। चना, कपास, धान, या गौ। तो आप जानते हैं कि 3 फसलें यहाँ बोई जाती हैं, जो गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती है और गर्मी के अंत में ही या बरसात के प्रारंभ में काट ली जाती है। उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। खरबूज, तरबूज वगैरह बोए जाते हैं। बरसात के प्रारंभ में बो करके जाड़े के प्रारंभ में काट लिया जाता है, इसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जाड़े के प्रारंभ में बो करके और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रबी की फसल। तो पूछ रहा है इसमें कि खरीफ की फसल कौन है, तो खरीफ की फसल धान भी है और कपास भी है, इसलिए दोनों विकल्प, तो घ वाले में दोनों है, इसलिए कौन सही हो जाएगा, घ वाला विकल्प सही हो जाएगा कि धान और कपास दोनों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। 85 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। धान, बाजरा, गेहूं अथवा मक्का। तो रबी की फसल, ये मक्का, बाजरा और धान तो खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं क्या है, रबी की फसल है, इसलिए 85 का ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन है, एक कृषि प्रधान देश होने की वजह से इस पर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही लेता है, इसलिए इसको ख्याल रखेंगे। 86 दे रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, या इंदिरा गांधी के द्वारा। तो आप जानते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था, इसलिए 86 का विकल्प संख्या वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। गेहूं देख रहे हैं, रबी की फसल है, सरसों रबी की है, चना रबी की फसल है, लेकिन धान खरीफ की फसल है, इसलिए 87 का ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो कपास जानते ही हैं, ये भी रेशा निकलता है, इससे भी कपड़े और रस्सियां बनाई जाती हैं। जूट से बनता ही है। प्राकृतिक जो रेशम है उससे भी वह भी रेशेदार फसल में आता है।
और इनमें से सभी, तो आप देख रहे हैं कि सभी हैं, तो इसलिए घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल रोपण की फसल है। रोपण माने रोपा जाता है, रोपा माने प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो गेहूं, चना और मूंगफली आप जानते हैं कि इसको तो बो दिया जाता है, दाने इसके बोए जाते हैं। लेकिन गन्ना को क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है, इसलिए 89 का ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है अथवा मिजोरम में होता है। तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भाग में होता है, तो ये मिजोरम में की जाती है खेती। कर्तन दहन कृषि, कर्तन मैंने पेड़ों को जला करके और वहां पर साल 2 साल खेती की जाती है, इसको झूम कृषि कहते हैं। और इसी को स्थानांतरित, क्योंकि साल 2 साल के बाद छोड़ के किसान दूसरी जगह जाके ऐसे ही कृषि करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। चना है, मूंगफली है, ज्वार है अथवा मूंग है। बताइए मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल को सम्मिलित करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो आप जानते हैं कि ज्वार बाजरा को क्या किया जाता है, मोटी फसल मोटे अनाज में लिया जाता है, इसलिए ज्वार वाला विकल्प सही हो जाएगा। 91 का ग सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। कोयला है, बॉक्साइट है, सोना है अथवा जस्ता है। बताइए 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो बॉक्साइट एक ऐसा खनिज है जो अपक्षयित पदार्थ को अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। 92 का ख सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक किसका उत्पादन कोडरमा में होता है। बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का अथवा तांबा का। बताइए 93 नंबर क्वेश्चन। तो कोडरमा में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वह अभ्रक का होता है, इसलिए विकल्प संख्या ख आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। जब ऊपर से रिस रिस करके जाता है तो नीचे जहां पर चट्टान कड़ी पाई जाती है वहीं पे ये अयस्क रुक जाते हैं। तो उसी को पूछ रहा है कि किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण होता है। भाई परतदार जो चट्टान होगी वहीं पे तो हो सकता है। तो तलहटी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कायांतरित चट्टानों में भाई काया अपने बदल रही है, शरीर बदल रहा है एक रूप से दूसरे रूप में, तो उसमें तो हो नहीं सकता। आग्नेय चट्टान इतने कड़े हो सकते हैं कि उसमें इकट्ठे नहीं हो सकता। तलहटी चट्टाने अर्थात निक्षेपित हो जाना, ऊपर से जा करके किसी कड़ा चट्टान पड़ता है के ऊपर परतदार परत परत इकट्ठा होने लगती है, तो तलछटी चट्टाने इसका विकल्प सही हो जाए। 95 नंबर क्वेश्चन है कि झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो आप जानते हैं कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कोयला वाला विकल्प 95 का ख सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। एक परंपरागत होता है और एक गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब कि जिसके भंडार सीमित हो और पीछे से भी हम बहुत लंबे समय से उसका प्रयोग करते रहते हैं। और गैर परंपरागत इसकी खोज नई नई होती है और उसके भंडार असीमित होते हैं, जितना मन करे उतना उपयोग कीजिए, हमेशा वो समाप्त होने वाले नहीं होते। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, तो कोयला तो परंपरागत है भाई। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है, यह भी परंपरागत है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी क्या है, यह भी, इसके भंडार भी निश्चित होते हैं, यह भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब कह रहा है कि गैर परंपरागत बताना है, तो गैर में क्या होगा, सौर ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके भंडार असीमित हैं, लंबे समय तक इसे मिलने की पूरी उम्मीद है।
97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर पवन ऊर्जा का ज्यादा उपयोग किया जाता है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु में, अर्थात दक्षिणी भारत के बिल्कुल दक्षिणी भाग में, समुद्र के पास में यह राज्य स्थित है। वहां पर काफी तीव्र हवाएं चलती हैं और इसलिए वहां पर पवन ऊर्जा के विशाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पूछ रहा है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, जस्ता के लिए अथवा यूरेनियम के लिए? विकल्प बताइए 98 का। तो अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? चार विकल्प है कि पेट्रोलियम ज्यादा होता है, कि जस्ता, कि तांबा, कि यूरेनियम। तो आप जानते हैं कि यह अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए विख्यात है, इसलिए क वाला विकल्प आपका सही हो जाए। 99 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई कहाँ है? जैसे ही गुजरात के नीचे आएंगे, बंबई के बगल में कुछ दूरी पर समुद्र में बिल्कुल एक मुंबई हाई नामक स्थान है, जहां पर तेल शोधक कारखाने लगाए गए हैं। विकल्प पूछ रहा है कि तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है, फिल्मी सिटी के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, अथवा गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं कि तेल शोधक कारखाना के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा? तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं देना चाहिए, यहाँ कौन सा नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि कोयला, कोयला परंपरागत है, यह गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है गैर परंपरागत स्रोत भी है, पवन ऊर्जा भी है और ज्वारीय ऊर्जा भी है, लेकिन कोयला एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए यह वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो कोयला एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। 100 का ख सही होगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत पर आया है, कि कौन सा खनिज आधारभूत है? आधारभूत का मतलब होता है कि ऐसा खनिज जिस पर दुनिया का अधिकांशतः कार्य स्थित हो, या विभिन्न प्रकार की चीजें उससे बनाई जाती हो, वो आधारभूत खनिज के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि मैग्नीज है, अभ्रक है, लौह अयस्क है या तांबा है? तो आप जानते हैं कि लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। अधिकांशतः मशीनें, अधिकांशतः सामान लोहे से बनाए जाते हैं, इसलिए 101 का ग वाला विकल्प सही हो जाए। आगे आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? अभ्रक, तांबा, मैग्नीज अथवा बॉक्साइट? बताइए। 102 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस्पात बनाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है, इसलिए 102 का ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, सोना से है, बॉक्साइट से है या कोयला से है? तो आप जानते हैं कि एंथ्रासाइट एक कोयला होता है, कोयला की किस्म है, इसलिए 103 का घ सही हो जाएगा। चार तरह के कोयला होते हैं। एक नंबर का कोयला जो सबसे उत्तम होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से अधिक होती है, वह एंथ्रेसाइट कहलाता है। दूसरे नंबर का कोयला बिटुमिनस होता है। तीसरा लेग्नाइट है, और सबसे निकृष्ट जो कोयला होता है जिसमें कार्बन की बहुत कम मात्रा होती है, उसे पत्थर कोयला के नाम से भी जानते हैं, वह क्या है? वह पीट कोयला कहलाता है। तो चार किस्में इसकी पाई जाती हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से है, बॉक्साइट से है, सोना से है अथवा लौह अयस्क से है? तो आप जानते हैं कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट्स, टेडेराइट्स, ये सब किसका संबंध है? ये लौह अयस्क के खनिज कहलाते हैं, या लौह अयस्क से संबंधित हैं, इसलिए हेमेटाइट्स लौह अयस्क से संबंधित है। वह वाला विकल्प सही हो जाए।
105 नंबर क्वेश्चन है कि कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए या सौर ऊर्जा के लिए? बताइए कोरबा के खाने किस लिए प्रसिद्ध है? 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। तो कोरबा, को से कोयला और को से कोरबा। कोरबा किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए 105 का ख वाला विकल्प सही हो जाए। आगे देखेंगे 106 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी तथा पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? पर है ये भारत है, ठीक है, ये एक पूर्वी से जुड़ा हुआ है और एक पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। बताना है कि कौन एक पूरब है और एक पश्चिम है, बताइए। विकल्प दे रहा है कि मुंबई तथा नागपुर। मुंबई तो ठीक है लेकिन नागपुर बीच में है तो होगा नहीं। सिलचर और पोरबंदर, मुंबई कोलकाता तो है लेकिन उससे भी दूर स्थान है। नागपुर और सिलीगुड़ी ये है नहीं, इसलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? 106 नंबर में आपका हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर जहां गुजरात में बिल्कुल समुद्र के किनारे है, वहीं सिलचर बिल्कुल क्या है? पूर्वी तट पर है, इसलिए क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? वाहनांतर का मतलब परिवहन, जिसको ढो के ले जाने में और जो उसका समय लगता है और श्रम लगता है, तो कौन सा ऐसा चीज है जो कि उसको घटाता है? तो रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, पाइपलाइन है या जल परिवहन है? तो आप जान रहे हैं कि सड़क से ले जाने पर समय लगेगा ही, परिवहन खर्चा लगेगा। जल परिवहन में भी लगता है, रेल परिवहन में भी लगता है, लेकिन पाइपलाइन अगर बिछा दिया जाए तो एक बार बिछाने में ही उसको बस केवल पैसा लगता है, इसके बाद में देर भी नहीं लगती है और इन हानियों से बचा जा सकता है। इसलिए 107 का ग वाला विकल्प सही है। 108 नंबर है आपके स्क्रीन पर। 108 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है? बताइए कि कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन बिछी हुई है से जुड़ा नहीं है? विकल्प देखिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अथवा उत्तर प्रदेश। 108 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 108 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो 108 का क वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है? कभी कभी पूछ देता है प्राकृतिक बंदरगाह, तो ये भी यही हो जाएगा। तो विकल्प दे रहा है चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन अथवा विशाखापट्टनम। 109 नंबर का आप उत्तर बताएं कि कौन सा सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है? बंदरगाह या पत्तन भी उसको बोलते हैं, तो कौन सा पत्तन होगा? तो आप देख रहे हैं कि विशाखापट्टनम सबसे गहरा, पूर्वी तट पर स्थित भी है, सुरक्षित भी है और इसे प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से ही प्रयोग में आता रहा है। तो 109 का घ सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन अथवा वायु परिवहन? बताइए कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख संसाधन है? 110 का उत्तर बोलिए। तो आप जानते हैं कि भारत में परिवहन का जो मुख्य साधन है वह सड़कें हैं, इसलिए सड़क परिवहन इसका सही हो जाएगा। 111 में दे रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? बताना है कि कौन सा शब्द है। आंतरिक व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या बाहरी व्यापार है या फिर स्थानीय व्यापार है? तो आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच के जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसलिए 111 का विकल्प संख्या ख सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। NH 44 है, NH 8 है, NH 11 है अथवा NH 88 है? बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग
कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, इसलिए 112 का पहला विकल्प क वाला सही हो जाए। आगे देख रहे हैं 113 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। इसमें कह रहा है कि सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था क्या कहलाती है? सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा शहरी मामलों का मंत्रालय। बताइए 113 नंबर का कौन सा सही होगा? तो आप जानते हैं कि सीमांत सड़कों के निर्माण और नियंत्रण का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता है, इसलिए 113 का क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 114 नंबर है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? बड़ी लाइन छोटी लाइन की चौड़ाई पूछता है, एक न एक तो पूछ ही देता है। तो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? 1676 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। देखिए बताइए 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर में आप जानते हैं कि 1676 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, इसलिए 114 का क वाला विकल्प सही हो जाए। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? माने भारत अपने देश से दूसरे देश को कौन सा चीज का व्यापार नहीं करता है, नहीं भेजता है? काफी है, उर्वरक है, चाय है और तंबाकू है। काफी भी भेजता है, तंबाकू का भी निर्यात करता है और चाय का भी करता है, लेकिन उर्वरक को मंगाने ही पड़ते हैं, आयात करना पड़ता है, न कि निर्यात। इसलिए 115 का ख वाला विकल्प सही हो जाए। 116 नंबर क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्य अर्थात देश के अंदर होता है, राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वस्तु विनिमय है या आंतरिक व्यापार है? तो बताइए 116 में दो देशों के बीच हो या दो से अधिक देशों के बीच हो तो उसको तो अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, लेकिन जब दो राज्यों में किसी देश के अंदर ही व्यापार हो, लेन देन हो, तो उसको क्या कहते हैं? जब अंदर होगा तो राष्ट्रीय और जब बाहर होगा देश से तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, इसलिए 116 का क सही हो जाए। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 117 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? दुर्गम का मतलब जहां पर बड़ी कठिनाई से पहुंचा जा सके, और वहां पर कौन सा संसाधन है जिससे आसानी से पहुंचा जा सकता है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। तो आप जानते हैं वायु परिवहन हेलीकॉप्टर्स अथवा जहाजों के द्वारा हम दुर्गम स्थानों पर भी पहुंच सकते हैं, चाहे बाढ़ फैल जाए या फिर पहाड़ी पर उतरना हो, इसलिए 117 का ख सही हो जाए। 118 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। 1950, 1953, 1960, 1998। 118 का उत्तर बताइए। तो आप जानते हैं कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया या राष्ट्रीयकरण किया गया, इसलिए 1953 सही हो जाए। 119 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में अथवा अमृतसर में? बताएं पश्चिमी मुख्यालय रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम की तरफ जो राज्य होगा वही वहीं स्थित होगा, तो बताइए इसमें से पश्चिम की तरफ कौन सा राज्य है? तो 119 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ग सही, ग वाला विकल्प सही होगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है या क्या है? ब्रुसेल्स है, ब्राजील है, न्यूयॉर्क है या बैंकॉक है? तो आप जानते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इसलिए 120 का क सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामूहिक सरकार है, सामुदायिक सरकार है, राजतंत्र है या एक पक्षीय सरकार है? बताइए 121 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तो बेल्जियम में सामूहिक सरकार है, इसलिए 121 का क सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है। इसमें पूछ रहा है कि श्रीलंका
एक देश है, कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, सीमांत देश है या फिर प्रांतीय देश है? तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत एक क्या है? प्रायद्वीपीय देश है। लेकिन द्वीपीय देश कौन कहलाएगा? जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हुआ हो, तो द्वीपीय देश कहते हैं। इसके लिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है क्योंकि वह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। 122 का ख वाला सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में अथवा 1945 में? कल बताइए 123 का। तो हम लोगों से 1 साल बाद हम लोग 1947 में आजाद हुए और श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। इसलिए 123 का गो वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 124 दे रहा है कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बना करके एक राजभाषा घोषित कर दिया था? सिंहली, तमिल, पंजाबी और बंगाली। तो उन्होंने अधिक जनसंख्या थी इसकी, सिंहली अभी आज भी अधिक है, तमिल उमिल कम है और सिंहली की संख्या वहां ज्यादा है। इसलिए सिंहलियों ने क्या किया है? इनके सरकार बना और ये लोग भाषा को ही कह रहा है कि श्रीलंका में 1956 में सिंहली भाषा को ही राजभाषा घोषित कर दिया। इसलिए 124 का क वाला विकल्प सही हो जाए। आगे देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो देश की अखंडता बनाए रखने के लिए, टूटने से बचाने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? राजतंत्र तो फिर क्रांतियां होंगी ही होंगी। तो सत्ता की साझेदारी 125 में क्या लिखेंगे? सत्ता की साझेदारी जरूरी है, सभी लोगों का साझा, जिनकी संख्या जितनी भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। 125 का क सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य, यहां लिख देंगे किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? बेल्जियम में बताइए। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य अथवा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य? बताइए कौन सा विकल्प सही है 126 का? 126 में आप देखते हैं कि वहां पर विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में साझेदारी है, इसलिए 126 का क सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल हैं, सिंहली हैं, ईसाई हैं अथवा मुस्लिम हैं? तो सबसे अधिक कौन है? सिंहली हैं और दूसरे नंबर पर तमिल हैं। तो सिंहली वाला विकल्प सबसे अधिक पूछ रहा है, इसलिए सिंहली जात की बहुलता है वहां। 127 का गौ सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। तो आप जानते हैं कि ये तो संघीय राज्य हैं, लेकिन दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए 128 का घ सही हो जाए। प्रश्न संख्या 129 पूछ रहा है कि समावेश है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? बताना है कितने भाषाएं सम्मिलित थे। 20, 22, 24 और 26 को पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो ख वाला विकल्प सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर राज्यसभा में? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का विधान है, 33% महिलाएं रहेंगी, इसलिए 130 का गौ वाला विकल्प सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 131 आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि
भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990 में, 1992 में या 1904 में? बताइए भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी, इसलिए 131 का विकल्प संख्या ग सही हो जाए। 131 का विकल्प संख्या ग सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? इसमें क्या बताना है? संघीय राज्य बताना है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो 27 हैं, 28 हैं, 29 हैं या 30 हैं? 29 तो थे, लेकिन जब कश्मीर में 370 लगा तब से ये कितने हो गए? तब से इनकी संख्या कितनी है? 28 हो चुकी है, इसलिए 132 का घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। 133 में दे रहा है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं? दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा है, कृषि है, रक्षा है या पुलिस है? तो आप जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए 133 का क वाला विकल्प सही हो जाए। प्रश्न संख्या 134 दे रहा है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं या ग्रामोदय कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को स्थानीय प्रशासन कहते हैं, इसलिए 134 का क वाला विकल्प सही हो जाए। 134 का क सही हुआ। आगे आप देख रहे हैं कि आगे देख लीजिए, कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है, 7 है, 10 है अथवा 8 है? तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 8 है, इसलिए 135 का विकल्प संख्या घ सही होता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य? बताना है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके बीच होता है? 136 का उत्तर बताएं। तो आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच अधिकारों का विभाजन होता है या बंटवारा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 136 का क वाला विकल्प सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है अथवा जिलाधिकारी करता है? तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रांत माने राज्य, तो राज्य का कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, इसलिए 137 का ख सही हो जाए। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138 दे रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई और मुद्रा। तो आप जानते हैं कि मुद्रा राज्य सूची का विषय नहीं है, केंद्र सूची का विषय है, इसलिए 138 का ख वाला सही हो जाए। 139 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट का मतलब श्रेष्ठ। जैसे कोई दो मामला है, उसमें किसको वरीयता दी जाती है? राज्य को, संघ को? क में दे रहा है क और ख दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि संघ जो है केंद्र, संघ माने केंद्र होता है, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। शिक्षा, वन, उत्तराधिकार या विदेशी मामले? बताइए समवर्ती सूची से कौन सा विषय संबंधित नहीं है? 140 नंबर क्वेश्चन में बताएं। तो जो विदेशी मामले होते हैं वह समवर्ती सूची में नहीं है, इसलिए 140 का घ वाला सही हो जाए।
141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है अथवा अंग्रेजी है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, इसलिए 141 का क्वेश्चन नंबर 141 का क वाला विकल्प सही हो जाए। 142 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है अथवा पंजाबी है? बताइए। 142 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए 142 का गो वाला विकल्प सही हो जाए। 143 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, व्यापार, कृषि और शिक्षा। बताएं कि संघीय सूची का विषय कौन सा है? संघ माने केंद्र। तो 143 में आपका सही हो जाएगा कि रक्षा जो है वह संघीय सूची का विषय है। 143 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 143 का सही कर देंगे क वाला विकल्प। 144 है आपके स्क्रीन पर। इसमें दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब अथवा दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब तो संघीय राज्य हैं, लेकिन दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। 144 में आप किसको सही कर देंगे? 144 में आप सही कर देंगे भ वाले विकल्प को। दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। 145 कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थीं? क्रोध की, शांति की, खुशी की अथवा श्वेत शक्ति की? बताइए। 145 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 145 में आप बता देंगे कि काली दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां जब क्रांति हो रही थी, फ्रांस क्रांति, उस समय अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। जितने भी वहां के राष्ट्रीय लोग थे, देश के रहने वाले, वे लोग काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां अपना प्रतीक मान करके चलते थे, इसलिए अश्वेत शक्ति की प्रतीक। 146 नंबर है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन से थे? यानी अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण कौन से थे? अमीर और गरीब, श्वेत और अश्वेत, आधुनिक तथा रूढ़िवादी, इनमें से कोई नहीं। बताएं। 146 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण में श्वेत और अश्वेत थे, इसलिए विकल्प संख्या ग सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? क दे रहा है 4, ख दे रहा है 7, ग में 3 और घ में 2। बताइए कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? 147 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है, इसलिए क वाला विकल्प सही हो जाए। 148 है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विविधता को समाहित करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। सभी सकारात्मक है, इसलिए सभी सही हो जाएंगे, तो घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आप 149 नंबर क्वेश्चन को। 149 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? अब नहीं वाला आ गया फिर। करे कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। कह दे रहा है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। वो कह रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। कह दे रहा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ऐसा काम नहीं करता है। देखो 149 का विकल्प बताइए। 149 का कौन सबसे उत्तम विकल्प है? तो आप देखेंगे
कि अब नहीं कह रहा है, 3 तो सकारात्मक हैं, तो 3 उत्तर हो नहीं सकते। तो ये घ वाला विकल्प नहीं वाले में सही हो जाएगा कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। यह क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, इसलिए यही विकल्प सही हो जाए। 150 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, अथवा घ में दे रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा उसको क्या नारा कहा जा सकता है, कैसा आंदोलन है। आप देखेंगे 150 में कि महिलाओं का समाज में बराबरी की मांग जो चल रही है वह नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत आता है, इसलिए 150 का ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत कम है, बहुत अधिक है, एक समान है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इनकी संख्या बहुत कम है, कि महिलाएं बहुत कम जीत करके विधायक और संसद बन करके जा रही हैं, इसलिए इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। 152 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अब कैसी राजनीति किससे ओतप्रोत होनी चाहिए? धर्म के द्वारा, राजनीति के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, या शिक्षा के द्वारा। करें कि उस राजनीति अगर धर्म पर आधारित हो तो उसमें कम त्रुटियां पाई जाएंगी, वैमनस्य वगैरह स्थितियां कम पाई जाएंगी। सत्य अहिंसा के पुजारी थे ना, तो उन्होंने कहा कि यह धर्म द्वारा प्रेरित होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, तो इसका विकल्प हो जाएगा क सही। 153 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें पूछ रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है, संप्रदाय पर आधारित है, समुदाय पर आधारित है, अथवा सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो पूछ रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है और यह किस मान्यता पर आधारित है, तो बताइए। तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि संप्रदाय, सांप्रदायिकता, समुदाय और धर्म। तो बताइए यह किस पर विचार आधारित है? 153 नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो 153 नंबर में देख रहे हैं कि यह सांप्रदायिकता पर, संप्रदाय पर आधारित है, इसलिए ख वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास रखता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता दी जाती है, या फिर सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष अर्थात सारे धर्मों को समान देखना। तो आप देखिए कौन सा विकल्प सही है। 154 में आप देख रहे हैं, 154 में वह वाला विकल्प सही हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, चूंकि भारत एक सर्व धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए यहाँ पर सभी धर्मों को समान आदर किया जाता है। 155 में दे रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अब किस में है? लोकसभा में। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है, मंत्रिमंडल में भी नहीं है, लेकिन पंचायती राज संस्थाएं तो नीचे त्रिस्तरीय चलती हैं। प्रधानों का जो चुनाव होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर पीडीसी या ब्लॉक प्रमुख वगैरह का चुनाव होता है, तो उसमें स्थान निर्धारित है, और जिला पंचायत। तो नीचे पंचायती राज संस्थाओं में तो इसका निर्धारण है, लेकिन लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल में ऐसा नहीं है। 156 दे रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती? परस्पर सामंजस्य द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, जन आंदोलनों द्वारा, या धरना प्रदर्शन द्वारा। बताइए 156 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर।